जानते हैं क्या हुआ है? अंग्रेज यहां से कितना पैसा लेकर जाते थे उसका हिसाब अगर आपको लगाना हो तो 1760 से 1947 तक हर साल 70 करोड़ रुपया जाता था यहां से। 1760 से 1947 तक, और 1760 से 1947 तक हर साल में 70 करोड़ जाता था। तो आप हिसाब लगा लीजिए, इतने साल गुणा 70 करोड़, तो इतना रुपया गया हिंदुस्तान से। आजादी मिलने के 50 साल के बाद जानते हैं आपकी कितनी लूट हुई है? हिंदुस्तान में आजादी मिलने के 50 साल के बाद 140 अरब डॉलर, 140 बिलियन डॉलर आपके देश में घोटालेबाज नेताओं ने यहां से विदेश पहुंचा दिया। हमारे देश के जो बड़े बड़े घोटालेबाज नेता हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, जानते हैं कितना रुपया उनका जमा है विदेशी बैंकों में? 140 बिलियन डॉलर। और 1 बिलियन होता है 1 अबज, और 1 अबज में होते हैं 100 करोड़, तो 14,000 करोड़ डॉलर। और 14,000 करोड़ डॉलर में रुपया बनाने की कोशिश करिए तो एक डॉलर में आज 40-41 रुपया है, कुल बैठता है 5.5 लाख करोड़ रुपया। मैंने पिछले आजादी के 50 साल में आपके देश से 5.5 लाख करोड़ रुपया लूट कर ले गए आपके ही नेता, जिनके घर में कभी इनकम टैक्स वाले घुसते भी नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करता, उसके घर में कभी इनकम टैक्स वाले नहीं घुसते। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर यहां कोई इनकम टैक्स वाला बैठा हो कि घुस के दिखा दे किसी नेता के घर में। मैंने साधारण व्यापारियों के घर में घुस जाएंगे, छाती पर खड़े हो जाएंगे, खून चूसेंगे आपका। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा काला धन पैदा करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, उनके घर में आज तक कभी रेड नहीं पड़ी है। मैं पिछले 50 साल से केस देख रहा हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी किसी नेता के घर में रेड डाली क्या? और मैं आपको घोषित रूप से कह सकता हूं, एक नेता थे हमारे देश में, उनका नाम था जगजीवन राम। वो अक्सर कहा करते थे, पब्लिक मीटिंग में कहा करते थे कि मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं, हर साल। और कभी भी इनकम टैक्स अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई जो उनके घर पे जाकर रेड कर सके। आपके घर में रोज खड़े हो जाएंगे, लेकिन नेताओं के घर में कभी रेड नहीं होती। क्यों? अगर आप इनकम टैक्स की चोरी करते हैं तो चोर हैं, नेता इनकम टैक्स की चोरी करें तो वो चोर नहीं है। कहते हैं डेमोक्रेसी में कानून सबके लिए एक सा होता, तो नेताओं को भी जेल होनी चाहिए जिन्होंने 140 अरब डॉलर यहां से ले गए हैं विदेश में। लेकिन नहीं होता। आप 50 रुपए की चोरी करिए, 100 रुपए की चोरी करिए, 200 रुपए की चोरी करिए, आपको जेल के अंदर डाल देंगे। और जो करोड़ों रुपए के घोटाले करते हैं वो हिंदुस्तान में घूम रहे हैं छुट्टा सांड की तरह से। हो सकता है आपको जमानत नहीं मिले, लेकिन जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला करने वाले नेता हैं उनको जमानत भी मिलती है इस देश में। कौन से देश में आप रह रहे हैं और कौन सी व्यवस्था आप चला रहे हैं? और जानते हैं ये 140 अरब डॉलर कितना? ये 140 अरब डॉलर रुपया इतना है जितने रुपए में हमारे देश के ऊपर कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता। हमारे देश का कुल विदेशी कर्ज है 4.5 लाख करोड़ रुपए का। तो ये जो 5.5 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के नेताओं ने लूटकर यहां से विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, इसको अगर वापस हिंदुस्तान में ले आया जाए तो हमारा कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है। और आप कहेंगे कि ना सिर्फ कुल विदेशी कर्ज चुकाया जा सकता है, बल्कि 1 लाख करोड़ रुपया बचेगा आपके पास विदेशी कर्ज चुकाने के बाद भी। तो आप पूछेंगे कि राजीव भाई ये होने वाला कैसे है? इसका एक ही तरीका है कि जो घोटालेबाज नेता हैं, जो ले गए हैं यहां से करोड़ों रुपए हिंदुस्तान से बाहर विदेशी बैंकों में, इनको बिजली के तार से उल्टा लटका दीजिए और नीचे आग जलाइए और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकिए, तब देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर जेब में से निकल के सड़कों पे गिर पड़ेगा। इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं। दुर्भाग्य से आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं
कि जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के गले में माला है, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के लिए तालियां, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी की जय जयकार, जो जितना बड़ा घोटालेबाज उसी के लिए वोट मांगने आप जाते हैं। और मौसम आ रहा है, आपके घर पे आएंगे ये सब वोट मांगने। तो इनसे एक ही सवाल पूछिए कि हिंदुस्तान से जो तुमने लूटा या तुम्हारे साथियों ने लूटा 140 अरब डॉलर, वो पैसा हिंदुस्तान में लाओगे कि नहीं? हम वोट देंगे या ना देंगे इस पर तय करेंगे। कि तुम बोलो जो लूट हमारी हुई है, यहां से चला गया है पैसा विदेश में, ये वापस भारत में आएगा कि नहीं? और तुम अगर नहीं लाने की बात करते हो तो भाग जाओ यहां से। किस बात का वोट दें तुमको? किस लिए वोट दें? 1.5 साल पहले तुमको हमने वोट दिया था, 1000 करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया था। तुम इतने नालायक और निकम्मे निकले कि 1.5 साल बाद फिर हमारे घर आ गए वोट मांगने के लिए। हमने तो तुमको 5 साल के लिए भेजा था। और अगर हमने तुमको 5 साल के लिए भेजा था और तुम इतने निकम्मे और नालायक निकले कि 1.5 साल भी नहीं बैठ पाए वहां पर, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और अगर तुम 1.5 साल भी वहां बैठ नहीं सकते तो कहीं जाओ और समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर लो, क्योंकि ये बार-बार 1000 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता है वो आपके खून पसीने की कमाई का है। आपको मालूम है ये जो इलेक्शन का खर्च होता है वो आपके दिए गए टैक्स के पैसे में से है। और आपके दिए गए टैक्स के पैसे की खून पसीने की कमाई की कीमत क्या है उनके पास कि हर 1.5-2 साल में इलेक्शन कराओ, 1000 करोड़ रुपए बर्बाद करो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर 1 साल के बाद ये नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो इनको तो खून लग गया है आपके खून पसीने की कमाई के पैसे का। और आप जान लीजिए इस साल आपके ऊपर टैक्स क्यों लगाया है सरकार ने, अतिरिक्त टैक्स क्यों लगाया है? क्योंकि हिंदुस्तान के नेताओं के मुंह में जो खून लगा है, अब हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी के मुंह में भी खून लग गया है आपको चूसने का। जानते हैं क्या हुआ है? 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई और भारत सरकार ने लागू कर दिया। अब क्या होगा? एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपए, एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 60,000 रुपए। तो अब एक सेक्रेटरी को 50,000 और 60,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के केंद्रीय कर्मचारी और नीचे के कर्मचारियों को अब हजारों करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आपको मालूम है हर साल 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बर्बाद होगा। ये 20,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से? तो उसी के लिए आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया और आपकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। माने आपके खून पसीने की कमाई से हिंदुस्तान के अधिकारियों को 20,000 करोड़ रुपए की तनख्वाहें दी जाएंगी। क्यों देंगे इतनी तनख्वाह? तो कहते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी गारंटी दे दो लिख के कि जिस सेक्रेटरी को आज 10-15 हजार रुपया मिलता है, क्या गारंटी है कि 50,000 मिलने के बाद वो काम ज्यादा करेगा? क्योंकि हम तो इस देश में ये देख रहे हैं कि जितना ज्यादा पैसा मिलेगा काम उतना ही कम होगा। मुझे याद है मेरे विद्यार्थी जीवन में, मैं जब पढ़ा करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो एक बार प्रोफेसर्स ने स्ट्राइक की। किस बात की स्ट्राइक की? स्ट्राइक इस बात के लिए की कि हमको तनख्वाह कम मिलती है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो मुझे बराबर याद है जो उस जमाने के प्रोफेसर्स थे वो क्या तर्क देते थे कि जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ज्यादा दिल लगाकर हम पढ़ाएंगे और विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार ने उनकी बात मान ली, तनख्वाहें बढ़ा दी गई, 2-2, 3-3 गुनी बढ़ाई गई। और आज मैं आपको बताऊं कि उसी यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं होती है। हफ्ते में मुश्किल से कोई प्रोफेसर 1-2 दिन आ गया तो आ गया, बाकी तो शक्ल दिखाई नहीं देती। और आ भी गया कभी यूनिवर्सिटी में तो कहां बैठा है? कैंटीन में। क्या कर रहा? चाय पी रहा, सिगरेट पी रहा या उल्टे सीधे काम में लगा हुआ। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कर्मचारियों की तनख्वाहें कई बार बढ़ाई गई हैं, काम बिल्कुल नहीं बढ़ा है। वर्किंग एफिशिएंसी और कम होती चली गई है। तो वर्किंग एफिशिएंसी के नाम पर अब 50,000 की तनख्वाह मिलेगी, 60,000 की तनख्वाह मिलेगी, और वो तनख्वाह जाएगी कहां से? वो आपसे वसूले गए टैक्स के पैसे में से बर्बाद होगी। ये जो सरकारें हैं जो आपसे टैक्स वसूलती हैं, इन सरकारों को टैक्स देना बंद करिए। और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे देश में
भारतीय संस्कृति में और भारतीय सभ्यता में जो कुपात्र होता है उसको दान देना पाप माना जाता है। कुपात्र को दान दिया तो पाप लगता है। एक पैसे का भी दान नहीं दिया जाता कुपात्र को, और जो सुपात्र होता है उसको बिना मांगे देना चाहिए। तो ये जो हमारी सरकारें हैं ये कुपात्र हो चुकी हैं। कैसे कुपात्र हो चुकी हैं? आपसे टैक्स वसूलेंगे खून पसीने की कमाई का, वो खर्च कैसे होगा? इलेक्शन में बर्बाद होगा। हिंदुस्तान के अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी, 50-60 हजार रुपए महीने की कर दी, उसमें बर्बाद होगा। और उससे भी ज्यादा बर्बाद होगा किसमें? आपको मालूम है, कभी कभी आप अखबार पढ़ते रहते होंगे तो कैसे बर्बाद किया जाता है पैसा इस देश में सरकारों के द्वारा। पिछले साल मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में। क्या खबर पढ़ी? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज को विदेश भेजा गया। क्या करने के लिए? वो 30 एमपीज गए विदेश यात्रा करने के लिए, यूरोप में घूमे, अमेरिका में घूमे। क्या करने गए थे? हिंदुस्तान में हिंदी कैसे चलाई जाए इसके लिए विदेश यात्रा करने गए। हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए इसके लिए 30 एमपीज को भेजा गया विदेश यात्रा पर। करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गए आपके खून पसीने की कमाई के। 1-1.5 महीने पहले मैं गोवा गया था। गोवा में मेरी कई जगह पर पब्लिक मीटिंग हुई थी। एक पब्लिक मीटिंग मेरी हुई पणजी में, वहां की राजधानी है। तो उस पब्लिक मीटिंग में 3 धारासभ्य आए थे, एमएलए आए थे। वो भाषण सुनने के बाद कहने लगे, राजीव भाई आपसे एक बात कहनी। तो मैंने कहा कहिए। कि नहीं अकेले में कहनी। मैंने कहा चलिए अकेले में चलते। तो वो अकेले में ले गए और तीनों ने मुझे कहा कि राजीव भाई आपको मालूम है कुछ दिन पहले हमारी गोवा की सरकार ने हम सभी एमएलए को सिंगापुर भेजा था। क्या करने के लिए गए थे? कहने लगे हम सबको सिंगापुर भेज दिया, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब एमएलए शामिल थे। मैंने कहा क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? तो हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था, गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंगापुर में ढूंढने गए थे। तो मैंने कहा क्या सॉल्यूशन मिला आपको? कहने लगे क्या आप भी बेवकूफी की बात करते? ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारी है, सॉल्यूशन गोवा में, वो सिंगापुर में मिलेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करके आए? कुछ तो किया होगा, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया गोवा के लोगों के टैक्स के पैसे का, तो कुछ तो दिखाया होगा उल्टा सीधा। तो कहने लगे हाँ हमने ये दिखाया कि हम गोवा से गए सिंगापुर, सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा, उस ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस हमको बहुत पसंद आई, वो ही ले आए हम।